नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे संसाधन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइंस में भी आता है तो भूगोल में भी आता है। ठीक है, रीट का एक टॉपिक है, ये आपके 10वीं विज्ञान का टॉपिक है, 9th विज्ञान का है, सामाजिक ज्ञान का है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के अंदर इससे खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संसाधन क्या होता है, पहले इसकी अपन परिभाषा देखते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन के अपन दो टुकड़े करते हैं, सम जोड़ साधन। संसाधन का मतलब ऐसे साधन जिनसे अपन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिन साधनों के द्वारा की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इस नाम को तोड़ा तो स के ऊपर बिंदु आया, यानी कि सम प्लस साधन। ठीक है, यानी संपोषण के लिए, पोषण के लिए जो साधन काम में आते हैं उन्हें क्या कहा गया, संसाधन। यानी सीधी सी लाइन क्या आई, जिनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो उन्हें संसाधन कहते हैं। अब देखो, आवश्यकताएं अपनी क्या क्या हैं। अपने को हवा भी चाहिए, अपने को पानी चाहिए, अपने को तापमान चाहिए, अपने को पेड़ पौधे चाहिए, यानी यहाँ तक कि मनुष्य भी एक क्या है, संसाधन है। मनुष्य भी क्या है, संसाधन है, जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती हो। आप कई बार किसी से उधार लेके आते हैं, किसी से आपने किताब ले ली, पढ़ने के लिए ले ली, यानी कि आपकी पूर्ति किसने की, दूसरे मनुष्य ने। तो वो संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। यानी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जिन साधनों के द्वारा पूर्ति होगी वो सारे साधन क्या है, कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब इस पृथ्वी पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देखो, उत्पत्ति कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर यानी इस जमीन के ऊपर, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे जो संसाधन है ना, जिनके अंदर जैविक अंश है या नहीं है, इस आधार पर ये दो प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर बोल दिया, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे संसाधन जिनके अंदर जैविक अंश होता है, यानी जो सजीव होते हैं। अभी मैंने कहा कि चाहिए वो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सजीव है कि नहीं है। पेड़ पौधे भी एक संसाधन है। आपको पेड़ पौधों से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, फल मिलता है, सब्जियां मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसका मतलब एक संसाधन तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर जीवन है। इसके अलावा जीव जंतु, जंतुओं को भी अपन संसाधन के रूप में काम लेते हैं। जंतुओं से भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। यानी एक तो हो गया जैविक संसाधन। क्या हो गया, इनमें अपन अलग अलग भाग देख लेंगे, जैविक संसाधन होते कौन कौन से। ठीक है, दूसरे होते हैं जिनके अंदर अंश नहीं होता, जीव का अंश नहीं होता, वो कहलाते हैं, ए लगा दिया जैविक के, क्या लगा दिया, ए, तो वो हो गया अजैविक संसाधन। मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर परीक्षा में प्रश्न आता है, संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। जैविक में कौन से आते हैं, जैविक में एक तो आएगा हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे एक बात। ठीक है, दूसरा आएगा, इसके अंदर आ जाएंगे सारे जंतु, जितने जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लगा करके बड़े से बड़ा विशाल हाथी तक। हाथी दांत काम में आते हैं क्या, बात समझ में आ रही है। यानी किसी जीव का चमड़ा काम में आता है, किसी का मांस काम में आता है, किसी जीव के अंडे काम में आते हैं, यानी जिनसे अपना आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यानी सारे जंतु आ गए। दूध अपन काम में लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं, जंतु आ गए। और तीसरे प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। इनमें सभी में क्या है, जैविक अंश होता है, इसलिए ये संसाधन, इनसे अपन आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी करते हैं। तो इसलिए ऐसे संसाधनों को क्या कहा गया, जैविक संसाधन। दूसरे होते हैं अजैविक संसाधन। बताते जाइए आपको क्या क्या चीज चाहिए जिनमें जीवन का अंश तो नहीं है, लेकिन उससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। बताओ, कोई भी बताइए एक। जैसे क्या चाहिए आपको, हवा। एक तो आपको चाहिए वायु, यानी वायु एक संसाधन है, लेकिन इसमें जीव थोड़ी है, नहीं है, तो कौन सी श्रेणी में आया, अजैविक में, शाबाश। और क्या चाहिए, पानी यानी जल, जल भी कौन सी श्रेणी में आया, अजैविक श्रेणी में आया। तीसरा आ गया सूर्य का प्रकाश यानी तापमान,
जरूरी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर यदि कोई स्रोत है तो वो क्या है? सूर्य ही है। और आपको मृदा की आवश्यकता है, मृदा मिट्टी, या नहीं है? किस लिए है? कृषि के लिए भी है कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा और बताइए, आपको चट्टानों की जरूरत है, चट्टानों से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चट्टान यानी पत्थर हो गए आपके, क्या पत्थरों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? ठीक है। इसके अलावा खनिज, क्या खनिजों से अपन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? करते हैं। यानी कि ये टेबल बनी, ये किससे बनी? खनिज। खनिज क्या होता है, किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जमीन में से, खानों से खोद करके निकाले जाते हैं, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, वो कब सब क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। यानी इसके अलावा खनिजों के अंदर अपन बात करें, एक और पॉइंट ले लेते हैं अजैविक में, धातु और अधातु। धातु और अधातु, ठीक है। धातु भी क्या है? एक संसाधन है। जीवन है इसमें? नहीं है। तो किस कैटेगरी में आ गए? अजैविक में। अधातु, अधातु क्या होती हैं? जो धातु नहीं है वो अधातु होती है, जिनमें धात्विक गुण नहीं होता। जैसे जितनी सारी गैसें हैं अपनी, ये किस कैटेगरी में आएंगी? अधातु की श्रेणी में आती हैं। कार्बन आपको चाहिए, कोयला आपको चाहिए, है ना, तो वो क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। तो ये क्या हो गए आपके? अजैविक संसाधन। और ये क्या हो गए? जैविक संसाधन। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऑप्शन आते हैं 4, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? 3 आ जाएंगे। या कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? रीट की परीक्षा 2015 में हुई, उसके अंदर सवाल पूछा गया कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है। नहीं है का मतलब 3 ये देगा, एक कौन सा नहीं है वो आएगा जैविक में से। 3 ऑप्शन यहाँ से आए, वायु आ गया, जल आ गया, सॉरी वायु आई, मृदा आ गया, इसके अलावा खनिज आ गए, और एक में आ गया पेड़ पौधे। तो कौन सा नहीं है अजैविक? पेड़ पौधे नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो जैविक संसाधन। तो ये तो हुआ आपका उत्पत्ति के आधार पर आपके संसाधनों के प्रकार, ठीक है। दूसरा है वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार। वितरण, भाई कौन से संसाधन कहां कहां पाए जाते हैं, इस हिसाब से। दूसरा अपन देखते हैं किसके आधार पर? वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो वितरण के आधार पर संसाधन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला संसाधन है वो होता है सर्वव्यापक संसाधन। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक, ठीक है। दूसरे जो संसाधन हैं उन्हें बोलते हैं सामान्य व्यापक, सामान्य व्यापक। और तीसरा प्रकार जो है वो है आपका स्थानीय, स्थानीय संसाधन, या इन्हें बोलते हैं विरल संसाधन। एक और कैटेगरी है एकल, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैन क्या है? कितने हुए? 3 प्रकार के हुए वितरण के आधार पर। वितरण का मतलब ये संसाधन हमारी इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे सर्वव्यापक का, सर्व का मतलब ऐसे संसाधन जो अभी अपने जैविक और अजैविक दोनों पढ़े थे, ऐसे संसाधन। सर्व यानी सारी जगह है, व्यापक यानी मौजूद हों, हर जगह व्याप्त है, हर जगह आपको मिल जाएं, पृथ्वी पर किसी भी कोने में आप जाओ, उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हर जगह पर आपको कोयला मिल जाएगा? कोयला क्या हर जगह मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पेट्रोल क्या हर जगह पे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक हाँ, इसका मतलब बात अपन करें वायु, क्या वायु आपको पृथ्वी के किसी भी कोने में आप जाओ, क्या वायु मिल जाएगी? मिल जाएगी। इसका मतलब सर्वव्यापक संसाधन में कौन आ गए आपके? वायु आ गई। आई नहीं आई? सूर्य का प्रकाश आप कहीं भी जाओगे तो क्या आपको मिल जाएगा? मिल जाएगा। यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये क्या हुए? सर्वव्यापक, जो सभी जगह है मिल जाते हैं, ठीक है।
सर्वव्यापक या सर्वसुलभ भी बोल देते हैं, जो सारी जगह उपलब्ध हो जाए। सामान्य व्यापक यानी कि ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, कहीं भी आप जाओ। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर मान लो वो मिलेंगे नहीं, लेकिन लगभग आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, सामान्य रूप से वो मिल जाते हैं। जैसे जल, जैसे क्या हुआ, जल है, क्या हुआ, आपको सारी जगह मिल जाएगा। कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी दूर आगे जाकर के आपको मिल जाएगा। यानी जल किस में आएगा, सामान्य व्यापक में आता है। इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी, भाई मिट्टी तो आपको मिल जाती है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी जो है वो किस में आएगी, सामान्य व्यापक में आएगी। यहाँ ये उपजाऊ नहीं है तो थोड़ी दूर आगे जाकर के आपको उपजाऊ मिल जाएगी, यानी मिट्टी मिल ही जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सर्वव्यापक में अपन मृदा भी ले सकते हैं। मृदा, मिट्टी है वो सारी जगह, मृदा है वो मौजूद है, उपस्थित है ना। तो ये क्या हुआ, सर्वव्यापक में। उपजाऊ मिट्टी आ गई, वो किस में आ गई, सामान्य व्यापक में आ गई। ठीक है। अब होता है स्थानीय या विरल संसाधन। क्या होते हैं स्थानीय, यानी कुछ ऐसे संसाधन जो किसी न किसी विशेष स्थान पर ही मिलते हैं, दूसरे स्थान पर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे अपने राजस्थान में बात करें तो आपको कोयले का भंडार, आपको बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको कोयला मिलता है ना। तो क्या आपको पूर्वी राजस्थान में भी मिलता है, नहीं मिलता, बात समझ में ही। यानी कुछ ही स्थानों पर जो पाए जाते हैं उन्हें विरल का मतलब जिनके जो संसाधनों के भंडार क्या है, दूर दूर तक हैं। विरल का मतलब दूर दूर हैं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। इसके अलावा जो अपनी धातु हैं, धातुओं की जो खान है, जैसे तांबा, धातु में अपन सब ले सकते हैं, तांबा आ गया, लोहा आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया। ठीक है ना। इनकी जो खान है, कुछ ही खान है, ऐसा नहीं है कि सारी जगह व्याप्त है ज़मीन में, जहाँ गड्ढा करो और वहीं से सोना निकलेगा, ऐसा थोड़ी है। जहाँ गड्ढा किया और आपको लोहा निकल के आ गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, स्थानीय या विरल संसाधन। एक और होता है, वैसे इस श्रेणी में आता तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं एकल संसाधन। ठीक है। तो कुछ ऐसे खनिज हैं जैसे क्रायोलाइट, क्या है, क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट अपने पृथ्वी का सबसे बड़ा जो द्वीप है, महाद्वीप तो कौन सा है, एशिया, लेकिन द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड में। एकल का मतलब विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाए, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। एकल व्याप्त जिसे बोलेंगे, जैसे क्रायोलाइट है, ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है। ये मैन हो गए वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कौन सा सर्वव्यापी है, कौन सा सामान्य व्यापी है ना, कौन सा स्थानीय संसाधन की श्रेणी में आता है, ये सारी चीज़ें। अब अपन एक प्रकार देख लेते हैं उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। उपयोग, उपयोग के आधार पर, ठीक है, या उपयोगिता मान लो या उपयोग मान लो। अब उपयोग में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, वो लेते हैं उपयोग का समय। यानी कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको अपन पहले काम में ले रहे थे, पहले से काम में लेते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको अपन ने अभी अभी काम में लेना शुरू किया है। ठीक है, अभी अभी काम में लेना शुरू किया है। तो उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से अपन ऊर्जा की दृष्टि से इनको देखते हैं। किस नज़र से देखेंगे, ऊर्जा की दृष्टि से। ऊर्जा के लिए कुछ ऐसे संसाधन जिनको पुराने परिपाटी के अनुसार अपन ऊर्जा के लिए काम में लेते आ रहे थे, यानी परंपरा के अनुसार ही काम में ले रहे थे, उन्हें कहा जाता है परंपरागत संसाधन। क्या कहा, परंपरागत संसाधन। ऊर्जा में इसको पढ़े तो अपन बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधन या परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कौन से होते हैं, ये तो परंपरा के अनुसार यानी पुरानी परिपाटी के अनुसार इनको काम में ले रहे थे। ठीक है, बस, अरे पूरी परंपरा के अनुसार
अपन जो खादी के कपड़े पहनते थे, लेकिन आज क्या आ गए, कृत्रिम रेशे बन गए, कृत्रिम रेशों के अपन काम में लेने लग गए। बात समझ में आ रही है। पहले लोहे के बर्तन, ये जितने भी सामग्री थी वो लोहे की, धातुओं की बनती थी, आज प्लास्टिक की काम में लेने लग गए, है ना। तो जो परंपरा के अनुसार चल रहे थे उन्हें तो कहा जाता है परंपरागत स्रोत संसाधन, और जिनको अभी अपन ने डेवलप किया है नए सिरे से, उनको अभी चालू किया है, उन्हें बोला जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं अपन इसको, गैर परंपरागत संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब ऊर्जा की दृष्टि से अपन देखें तो अपन पहले से ही ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में किसे काम में लेते थे, शुरू से किसको काम में लिया जा रहा है, काम में लिया परंपरागत के अंतर्गत आएगा, पहला आता है कोयला। क्या आता है, कोयला। कोयला लाखों वर्षों पहले जब पृथ्वी उथल पुथल हुई तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए, और जमीन के नीचे ज्यादा ताप और ज्यादा दाब के कारण ये धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले के अंदर बदल गए। तो ये कोयला नीचे अब क्या है, परतों के रूप में पाया जाता है, और कोयले की अलग अलग खान हैं। क्या है, कोयले की अलग अलग खाने हैं, उन खानों से कोयला निकाला जाता है, और इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि पूरी जमीन के नीचे कोयला ही कोयला पड़ा है, यानी इनके जो भंडार है कोयले के वो क्या है, सीमित भंडार है। इसके अलावा पृथ्वी के उथल पुथल के दौरान जो समुद्री जो जीव थे वो भी पृथ्वी के नीचे दब गए थे, और उनसे जो तेल निकला उस तेल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम। क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है। इसके अलावा ये तो क्या हुए, कोयला और पेट्रोलियम क्या हुए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये ईंधन के रूप में अपने काम में आते हैं, परंपरागत संसाधन है, इनको ईंधन के रूप में अपन काम में लेते हैं। लिया जाता गाड़ियों के अंदर पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम है, इससे आपने पेट्रोल मत सोचना, इसको क्या सोचोगे, पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम को खनिज तेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज तेल। इसे अपरिष्कृत तेल भी कहा जाता है। अपरिष्कृत यानी बिना साफ किया हुआ, बिना फिल्टर किया हुआ तेल। इस पेट्रोलियम को जो है चट्टानों का तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चट्टानों का तेल भी कहा जाता है। जमीन से रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है पेट्रोलियम का गाढ़ा काला रंग होता है। क्या कैसा रंग, गाढ़ा काला रंग है। और इसी पेट्रोलियम को द्रवित सोना कहा जाता है। द्रवित यानी लिक्विड अवस्था में ये द्रवित सोना कहा जाता है। द्रवित काला सोना, द्रवित काला सोना कहा जाता है, गोल्ड। यानी क्योंकि सोना क्या होता है, बहुमूल्य होता है, कीमती होता है हमारे लिए। इसी प्रकार से पेट्रोलियम है वो भी क्या है, कीमती है, इसलिए इसे भी सोने की श्रेणी में लिया। रंग कैसा है, काला, इसलिए काला बोल दिया। और कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में, इसलिए क्या बोल दिया, द्रवित काला सोना कहा जाता है। जबकि काला सोना कहते हैं अफीम को, अफीम भी महंगी होती है। काला सोना किसे कहते हैं, अफीम को कहा जाता है। तो ये हुआ पेट्रोलियम। कोयला, कोयले की कहानी आपको बताई दी। कोयले कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ए से आता है, दूसरा बी से आता है, तीसरा एल से, और चौथा होता है पी से, AbLp। ए का मतलब होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला। बी का मतलब होता है बिटुमिन कोयला। एल का मतलब होता है लिग्नाइट कोयला, और पी का मतलब होता है पीट कोयला। ठीक है, कोयले के 4 प्रकार है। परीक्षा में यहां से प्रश्न आया कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो आप बताओगे एंथ्रेसाइट। परीक्षा में प्रश्न आए राजस्थान में अधिकांशतया कौन से कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो आप बताओगे लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न आए कौन सा कोयला सबसे निम्न किस्म का कोयला है, लो लेवल का है, तो आप बताओगे पीट प्रकार का कोयला। ठीक है भाई, ये हो गया कोयला। पेट्रोलियम जो काला सोना, जो अपन काला द्रवित सोना पेट्रोलियम के भंडारों से, जो कुओं से बाहर निकाला, उसको उससे अपन क्या क्या बना सकते हैं,
उसका किया जाता है प्रभाजी आसवन। क्या किया जाता है? यानी फिल्टर करना, उसको बोला जाता है, पेट्रोलियम को फिल्टर करने की जो तकनीक है उसे प्रभाजी आसवन बोला जाता है ना प्रभाजी? हाँ, और ये तो तेरे को याद रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा क्या कि प्रभाजी आसवन किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो बिल्कुल गाढ़ा, जो द्रवित अवस्था में पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, जो लाखों वर्षों पहले जो समुद्री जीवों के दबने से, पृथ्वी के नीचे दबने से जो तेल बना था, जो गाढ़ा है, उसको जब बाहर निकालते हैं तो ला करके उसे फिल्टर मशीन में डाला जाता है। डाल दिया, लो जी इसके अंदर डाल दिया है। प्रभाजी आसवन कैसे बोलेंगे? प्रभाजी आसवन का मतलब है जैसे अपने एक पानी की टंकी है, उसके एक ही तो नल लगाते हैं अपन, लेकिन प्रभाजी आसवन में जो टैंक होता है उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसे नल लगे हुए होते हैं, नली लगी हुई होती है। इसके अंदर ला करके ये गाढ़ा जो पेट्रोलियम है इसको डाल दिया। अब क्या करते हैं? इसे गर्म किया जाता है। क्या करेंगे? गर्म किया जाएगा। जैसे जैसे गर्म करेंगे तो ये जो लिक्विड गाढ़ा काला इसके अंदर डाला है वो क्या होगा? गर्म होकर के ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? जैसे ही वो ऊपर उठेगा तो पहले 1 नंबर की नल से कुछ न कुछ बाहर निकलेगा, नल खुला है, फिर 2 से कुछ न कुछ निकलेगा, 3 से, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग नल से लिक्विड पदार्थ बाहर निकलेगा और उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया? जैसे पहले नंबर से आया इसे केरोसिन बोल दिया, अलग कर लिया गया इसको। दूसरे से आया इसको डीजल बोल दिया, तीसरे से आया पेट्रोल बोल दिया, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं ग्लिसरीन से लगा करके आपके ग्लिसरीन, मोम, डामर, पेट्रोल, है ना, डीजल, इसके अलावा आपकी एलपीजी पेट्रोलियम गैस सबसे ऊपर जो जाएगी वो क्या होगी? पेट्रोलियम गैस। इस हिसाब से क्या होता है? पेट्रोलियम से इतने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर लिए जाते हैं, ठीक है, जिनको अपन ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो ये क्या हुए? आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत या परंपरागत संसाधन, इनको अपन ने ऊर्जा की दृष्टि से ही देखा है ना, ठीक है जी। अब होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनसे अपन ने अब धीरे धीरे क्या हुआ है? ऊर्जा बनाना प्रारंभ किया है। जैसे अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। अपन ऊर्जा में एक चीज और काम में लेते हैं, जो परंपरागत के अंतर्गत कोयले से अपन बिजली बना रहे थे है ना। और जब कोयले से बिजली बनाएंगे, बिजली कैसे बनाते थे अपन? अब भाई ये तो ठीक है, इनको तो डायरेक्ट अपन काम में ले लेते हैं, पेट्रोलियम को तो ईंधन के रूप में काम में ले लिया, कोयले को ईंधन में भी ले लिया, लेकिन विद्युत भी तो बनाई होगी, है ना। जब कोयले में, और सबसे ज़्यादा जब कोयले से बिजली बनाते हैं तो पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। जल से अपन विद्युत बनाते हैं, है ना, जल विद्युत। तो बिजली जो बनाई जा रही थी वो जल प्लस कोयले के मिश्रण से थी, उसे कहा गया जल विद्युत। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? परंपरागत संसाधन की श्रेणी में ही आएगा, जल विद्युत भी, ठीक है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत में। एक आ गया सौर ऊर्जा। आजकल सोलर लाइटें लगी हुई हैं, सोलर सेल लगे हुए हैं, सूर्य है उसकी रोशनी पड़ती है और उससे क्या होगा? वो चार्ज हो जाती है, बैटरियां, सेल चार्ज हो जाते हैं और उसको ऊर्जा के रूप में अपन काम में लेते हैं। जैसे वो डिस्चार्ज होगा, दूसरे दिन दोबारा सूर्य आएगा, सूर्य की रोशनी से दोबारा चार्ज हो जाएंगे। क्लियर है बात? सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत है, अभी भी काम में लिया है। दूसरी बात आती है, सौर ऊर्जा के अलावा आती है आपकी पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है? यह भी गैर परंपरागत है। भाई जो पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, ऐसे स्थानों पर पवन चक्कियां लगाई जाती है जहां पे हवा तेज गति से चलती है, और जब हवा तेज गति से चलेगी तो क्या होगा? उसके ऊपर जो पंखुड़ियां लगी हुई होती है, वो पंखुड़ियां क्या करेंगी? हवा की गति से क्या होंगी? वो घूमेंगी। जैसे वो घूमेंगी तो उसका संबंध डायनमो और मोटर से कर दिया जाता है। मोटर घूमेगी तो विद्युत क्या होगी? विद्युत पैदा होगी, ठीक है, पवन ऊर्जा होगी। तीसरे अपन बात करते हैं बांध से ऊर्जा प्राप्त करना। बांध से
अपन बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर का जो ताप है, भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर के ताप से विद्युत पैदा की जाती है। उसे भू का मतलब जमीन, तापीय, जमीन के अंदर ताप है कि नहीं है, अरे उष्मा है कि नहीं है। जब गड्ढा करते हैं नीचे की तरफ अपन जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो एक हो गई आपकी भूतापीय ऊर्जा। इसके अलावा एक और हो जाती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार, समुद्री जो लहरें होती हैं, जब समुद्री लहरें तेज गति से ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो उनसे भी क्या है ऊर्जा एकत्रित कर ली जाती है, टरबाइन लगा दिए जाते हैं जो घूमते हैं और विद्युत पैदा होती है। इसके अलावा एक अपन कर लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो अपने पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, थोरियम है, जो भारी धातुएं होती हैं, भारी धातु नहीं सॉरी, जो भारी परमाणु जो होते हैं, उनका या तो उन परमाणुओं के नाभिकों को तोड़ करके ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे कि परमाणु बम, परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। यूरेनियम जैसा बड़ा पदार्थ जिसे क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ेंगे, आप किसी पत्थर को आप तोड़ोगे, जैसे उसे तोड़ोगे तो उस पर हथौड़ा चलाते ही चिंगारी उत्पन्न होती है कि नहीं होती है, यानी जैसे ही उसे तोड़ा जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्लियर है बात। अब अपन बात कर लेते हैं, इसी में कर लेता हूं, एक आता है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरण और अनवीनीकरण, तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिनका काम में अभी अभी अपन ने लेना शुरू किया है, उन्हें कहा जाता है नवीनीकरणीय, रेन्यूएबल, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। अब नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन या फिर ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको एक बार काम में लेने के बाद में पुनः दोबारा काम में लिया जा सकता है, जिनके भंडार अथाह हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें कहा जाता है नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जैसे अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा, सूर्य समाप्त नहीं होगा और जब तक सूर्य है तब तक अपन ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। पवन ऊर्जा है, वायु कभी बंद नहीं होगी, है ना, और जब तक वायु है तब तक हम ऊर्जा पैदा करते रहेंगे। जल है, जल बांध में पानी रोकेंगे और बांध से पानी टरबाइन पर गिराएंगे, बिजली पैदा होती रहेगी। भूतापीय ऊर्जा, जमीन का तापमान से ऊर्जा पैदा करना। ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी ये अपन क्या करते रहेंगे, ये अपन लगातार पुनः नए बनाते रहेंगे, ऊर्जा बनती रहेगी, खर्च होती रहेगी। ऐसे संसाधनों को बोला जाता है नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। एक होता है कि जो कोयला है या जो पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोलियम, जो जिनके भंडार हमारी पृथ्वी में भूगर्भ में क्या है, सीमित हैं, और जो एक न एक दिन क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संसाधन वैसे तो परंपरागत के रूप में भी आते हैं, और ऐसे ही संसाधनों को जिनकी मात्रा सीमित है, एक न एक दिन वो भंडार समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन, अ का मतलब नहीं, नवीनीकरण का मतलब नया, दोबारा नया नहीं बना सकते। पेट्रोलियम जितना निकाल लिया, जितना खर्च कर लिया, अब दोबारा काम में लेने के लिए दोबारा निकालना ही पड़ेगा। कोयला ऊर्जा के लिए काम में अपन ने लिया, जितना काम में लिया उतना काम में लेंगे, वो खर्च हो जाएगा। अब दोबारा काम में लेने के लिए दोबारा खनिज का, इस अपने कोयले का दोहन करना पड़ेगा, दोबारा कोयला निकालना पड़ेगा। ये होते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन, दोबारा उन्हें नया नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात। तो ये हुए अपने ऊर्जा के अपने मुख्य रूप से संसाधन। उपयोग के आधार पर अपन ने देख लिए, उपयोग के समय के आधार पर अपन ने देख लिए, अपन ने जो है वितरण के आधार पर ऊर्जा संसाधन देखे हैं, और जैविक अंश के आधार पर भी अपन ने ऊर्जा के प्रकार अपने संसाधनों के प्रकार देख लिए। ठीक है जी। प्रभा, ओ प्रभा, अरे बोल तो बता। प्रभा जी आसवन कौन सी विधि से, प्रभा जी आसवन है वो किसका किया जाता है? शाबाश, पेट्रोलियम का प्रभा जी आसवन किया जाता है।
अब अपन एक चीज देखते हैं, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? पोषणीय विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। पोषण यानी कि पोषण, हमारा पोषण होता रहे लगातार, तभी तो किसी देश का विकास होगा, किसी राज्य का विकास होगा। संसाधनों का यदि उचित रूप से उपयोग होता रहेगा तभी तो विकास होगा, तभी पोषण होगा। सतत पोषणीय विकास का अर्थ, एक शब्दावली है ये, एक शब्द आता है सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसके अंदर दो बातें आती हैं। पहला तो क्या, संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। अंधाधुंध उपयोग करना या संयमित होकर के उपयोग करना। अंधाधुंध उपयोग करना क्या? हाँ, तो संयमित होकर के, चलो, संसाधनों का संयमित उपयोग करना, यानी एक पीढ़ी उसका उपयोग कर रही है, खुद भी उपयोग करना, प्लस उनको क्या करना, संसाधनों का सुरक्षा करनी, अरे बचाना, यानी उपयोग प्लस बचाना, यह आता है सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत। यानी इसकी परिभाषा एक लाइन में अपन देखें, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? प्रकृति में मौजूद संसाधनों का स्वयं उपयोग करते हुए एक पीढ़ी के द्वारा उपयोग किया जाना, प्लस अगली पीढ़ी के लिए उन्हें बचा करके भी रखना, वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। यानी संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों का संरक्षण करना प्लस खुद भी उपयोग में लेना। ऐसा नहीं कि संरक्षण अपन संसाधनों का करने लग जाए, कोई कहे कि साहब बिजली को बचाना है, ठीक है, संसाधनों का अपन बिजली बचाए, क्योंकि बिजली है कोयले से बनेगी, बन रही है कि नहीं बन रही है, अपन कहेंगे कि साहब बिजली को बचा लेते हैं क्योंकि हमारा संसाधन है, कोयला एक संसाधन है। अब बचाएंगे, इसका मतलब अपन ने जहां काम में ले रहे थे, अपन अंधेरे के अंदर बैठे, लेकिन बल्ब बंद कर लिया और अंधेरे के अंदर बैठे हैं, क्या मतलब निकला? क्या कोई निकला? यानी कि बिजली तो आपने बचा ली, लेकिन आपने खुद ने उपयोग नहीं किया। संसाधनों का सतत पोषणीय विकास ये कह रहा है कि खुद तो काम में लो, आप इस कमरे के अंदर हो तब तो आप बल्ब जलाओ, खुद तो काम में लो, लेकिन कमरे से आप बाहर जाओ तब बटन को बंद कर दो। यानी खुद उपयोग करना तथा अगली पीढ़ी के लिए भी उसे सुरक्षित रखना, बचा करके रखना, उनका संसाधनों का संरक्षण करना, ये क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ आज आपका टॉपिक, कौन सा? संसाधन वाला। अगला टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे, जल्दी ही। समझ में आ गया?